नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों ने बड़ा ऐलान कर दिया। अनुप्रिया के बाद अब संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर ने भी कह दिया है कि वो पंचायत चुनाव अपनी दम पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। मजेदार बात यह है कि तीनों के तीनों दल अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ यूपी में सत्ता में शामिल हैं और केंद्र में अनुप्रिया पटेल भी मंत्री हैं। लेकिन फिर वो क्या रणनीति है जिसके तहत ऐसा काम हो रहा है? क्या ये पंचायत चुनाव में अपना दमखम दिखाकर 27 में ज़्यादा सीटें मांगने की तैयारी में है? क्या है पूरा गुणागणित इन छोटे दलों का बीजेपी को टेंशन देने की? इसको भी समझेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जुड़े होंगे, उनसे समझेंगे कि क्या है उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये खास पंचायत चुनाव। दो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले क्या एनडीए का कुनबा बिखरने लगा है, या फिर ये किसी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा, या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि एनडीए के घटक दल अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। आखिर ऐसा क्यों? चलिए वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल आगे होने वाले यूपी पंचायत चुनाव के लिए सभी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। जहां अपना दल सोनेलाल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पहले ही अलग चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है, जिसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे कि क्या निषाद पार्टी और सुभाषपा भी अपने खिचड़ी अलग पकाएगी या फिर एक दिशा निर्धारित करके ही काम किया जाएगा। तो अंदर खाने जो बात निकलकर सामने आई वो ये कि सुभाषपा और निषाद पार्टी भी अलग पंचायत चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रही है। हालांकि अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। इसमें संजय निषाद की भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि कुछ वक्त पहले यूपी बीजेपी के मुख्यालय के बाहर भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी के होर्डिंग लगे थे, जिसमें संजय निषाद को 27 का खेवनहार बताया गया था। उस वक्त भाई ये होर्डिंग चर्चा का विषय बन गए थे। जहां बीते दिनों यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में निषाद पार्टी को कोई भी सीट बीजेपी से नहीं मिली थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब अलग पंचायत चुनाव लड़कर निषाद पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स वाला दांव खेलने की कोशिश कर रही है, जिससे आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग रखी जा सके। और शायद कुछ इसी तरह की प्लानिंग ओपी राजभर भी कर रहे हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को सुल्तानपुर में दौरे के वक्त पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव छोटे छोटे चुनाव होते हैं, जो कार्यकर्ता विधायक या सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकते। वे इन चुनावों के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकते हैं। जो कार्यकर्ता 5 से 10 साल मेहनत करता है उसे चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे नेता आगे आए और राजनीति में स्थापित हो। नहीं हो रहा है पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव देखिए छोटे छोटे चुनाव होते हैं, और जो कार्यकर्ता एमएलए नहीं लड़ सकता, एमपी नहीं लड़ सकता, तो पंचायत चुनाव लड़ सकता है। तो उसका कम से कम 5 साल मेहनत करता है, 10 साल, तो उसको भी लड़ने का मौका मिलेगा। और जब समझौते में पंचायत चुनाव लड़ते हैं तो कम सीटें मिलती हैं, तो दिक्कत होती है छोटे नेताओं को। तो इस नाते प्रयास सबका होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने नेताओं को चुनाव लड़ाएं। हम तो अकेले लड़ते ही आए हैं, अकेले लड़ेंगे। एनडीए की पार्टियों को अलग अलग चुनाव लड़ने से सीधे नुकसान बीजेपी का होगा। माना जा रहा है कि गांवों की तुलना में शहरों में भाजपा ज्यादा मजबूत रहती है। गांव में कमजोर होने के कारण ही पार्टी को छोटे छोटे दलों से गठबंधन करना पड़ता है।
ऐसे में सहयोगी दल ही प्रतिद्वंदी बनकर चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को नुकसान होगा। वोट बैंक बंटने से इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। तो किसको फायदा होगा, किसको नफा, किसको नुकसान, ये तो सियासत में चलता रहता है। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये क्या आपको लगता है कि 27 से पहले जो ड्यू है पंचायत चुनाव सरकार कराने जाएगी कि नहीं जाएगी? पहला सवाल मेरा थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल पुष्कर जी, देखिए ऐसा है कि पंचायत चुनाव ड्यू है, जनवरी फरवरी के आसपास होना है 2026 में, लेकिन अभी भले ही टेंडर निकाल दिया गया हो बैलेट बॉक्स के लिए और इन सब के लिए, लेकिन परसीमन भी होना है गांवों का, बहुत सारी जगह का परसीमन होना है। तो क्या वो परसीमन इन 5-6 महीने में संभव है, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता है कि आसानी से भाजपा सरकार ये चाहेगी कि पहले ये पंचायत चुनाव हो जाए, उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव 2027 में होने, फरवरी मार्च में होने ही होने हैं वो। तो ये स्थितियां कहीं अगर ये रिजल्ट एडवर्स जाते हैं, और इस समय की जो स्थिति है, देखिए सरकार कानून व्यवस्था के दावे करके 2 बार सत्ता में योगी जी आए हैं। आज कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत लचर है। मैं देख रहा हूँ 15 मर्डर हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में। एक पुलिस के जवान की हत्या कर दी जाती है जब वो दबिश में जाते हैं। इस तरीके की लचर कानून व्यवस्था के साथ आप कह रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, बहुत कायदे से चला रहे हैं, तो जनता के अंदर एक नाराजगी का जो भाव है वो प्रबल होता जा रहा है धीरे धीरे। और जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर को देखा और उसमें सीज फायर आपने लिया, अब आप उसको खूब डैमेज कंट्रोल करें, कुछ भी करें, लेकिन जनता ये समझ रही है देश की कि आपने किसी न किसी दबाव के अंदर आके इस तरीके का जो सीज फायर किया है वो लोगों के गले नहीं उतर रहा है। मुझे लगता है कि एन केन प्रकरण भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि ये पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में पहले हो जाएं और विधानसभा के चुनाव बाद में हो। मेरा ये मानना है कि परसीमन के नाम पर इनको लटकाया जाएगा, और ये आप देख लेना कि 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद कहीं ना कहीं कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की वो आगे खींच कर ले जाए। और दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है पुष्कर जी, जो मैं अभी देख रहा था आपकी रिपोर्ट में, कि भाई ओम प्रकाश राजभर अलग दम भर रहे हैं। उनका भी कहना जायज है कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता तैयारी करते हैं, लगे रहते हैं, जो विधानसभा नहीं लड़ सकते हैं, वो छोटा चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से अनुप्रिया पटेल है, तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जो हैं उनमें भी छटपटाहट सी दिखाई दे रही है, वो छटपटा रहे हैं। ये एक स्थिति बन रही है। मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि भाई आने वाला समय अब चुनावों का है। बिहार है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव, उसके बाद अन्य राज्यों के चुनाव होने। तो ये तो सीक्वेंस लंबा, और आप एक वन नेशन वन इलेक्शन की बातें तो करते हैं, लेकिन कहीं धरातल पर उसकी कोई कार्य योजना नहीं है, कहीं कुछ है नहीं है। अब वो सब जवाब जनता को दिखा रहे हैं जो हकीकत के धरातल पर है नहीं। आपने कहा कि हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, कहां बन गए भाई? किधर दिखाई दे रहे हैं? भुखमरी के स्तर में आप कहां पर हैं? जनसंख्या के स्तर में आप कहां पे हैं? 85 करोड़ को आप राशन बांट रहे हैं और आप चौथी इकोनॉमी बन गए विश्व की। क्या विरोधाभास है? अब लेकिन ये है कि एक पर्टिकुलर वर्ग को आप समझा सकते हैं, हर आदमी नहीं समझने को राजी है इस समय। कोई समझ रहा है कि उसकी जेब में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, वो तो संघर्ष करता है, बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पा रहा है। एक आम आदमी जो 30-40 हजार महीने किसी महानगर में रहता है, परवरिश नहीं कर पा रहा है कायदे की। आप कह रहे हैं कि हम चौथी इकोनॉमी बन गए, कहां बन गए हैं? डॉलर के सामने रुपया आपका औंधे वो पड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि हम चौथी इकोनॉमी बन गए हैं, कहां आप खड़े हैं? केवल आप ये फिल्मी डायलॉग मार दीजिए कि नहीं साहब मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब फिल्मी डायलॉग चलते हैं। मैं समझता हूं आप संवैधानिक पद पर है, बहुत गंभीर मर्यादा होती है उस पर। दो बातें, दो अलग अलग चीजें हैं नवीन जी, मैं आपको बीच में अब रोकूंगा। आपने दो तरफ ले गए और दोनों बीजेपी फ्रंट फुट पे खेल रही है। आप जो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हो उस पर कल प्रधानमंत्री ने कह दिया जाति जनगणना और ऑपरेशन सिंदूर यही दो सबसे बड़े मुद्दे होंगे चुनाव में आगे आने वाले। तो उनको तो लग ही नहीं रहा कि वो बैक फुट पे है। नहीं पुष्कर जी, एक चीज है, देखिए
आपने जातीय जनगणना की बात करी, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया किसने सबसे पहले? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इसके अगेंस्ट रही है, कभी इसके पक्ष में नहीं रही है कि जातीय जनगणना हम कराएंगे। आ- ये तो विपक्ष का मुद्दा था और लोकसभा चुनाव में खूब जम के चला है ये मुद्दा, और इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें पर सिमटना पड़ा। क्यों? वो तो 400 पार का नारा लेके बैठे थे, केवल तो इसीलिए कि आप ये जो तो जातीय क्रेडिट तो जनगणना थी, संविधान का मुद्दा क्रेडिट था, तो आरक्षण का बीजेपी मुद्दा ले था, रही है उसमें ना। विपक्ष का था। नहीं, अब क्रेडिट खूब लेते रहे। देखिए, आप अपने लोगों के बीच में खूब अपनी पीठ थपथपाते रहे, लेकिन क्या देश की जनता नहीं समझ रही है कि मुद्दा किसका था? मुद्दा तो विपक्ष का था। आप और विपक्ष ने आपको झुका दिया कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ा। पूरी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के बयान देख लीजिए, विरोध कर रहे थे, बोले नहीं, अब जातीय जनगणना के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। अल्टीमेटली आज उस स्थिति पे आ गई, आपको उसी प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा होना पड़ा कि आप कह रहे हैं नहीं साहब, जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। एक तो चीज ये हुई। दूसरा मुद्दा जो है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ भी आप बोलते रहे, भाषण देते रहे, रैलियां करते रहे, अभी फिर जा रहे हैं, रोड शो भी करेंगे बिहार के अंदर, पटना में मोदी जी शायद 29 तारीख को, ये आप करते रहिए। लेकिन आप एक चीज देखिए, आप लोग के पास बहुत बड़ी टीम होती है पुष्कर जी, जमीनी धरातल पर आप देखते हो। और देखिए, हम लोगों ने ये जो अब तक की उम्र में चुनाव देखे हैं, उनमें एक चीज बड़ी स्पष्ट देखी है कि वोटिंग परसेंटेज 5 से 7% स्लाइड होता है। जो कांग्रेस का वोट है वो कांग्रेसी है, उनको जाना है, सपा का वोट सपा को जाना है, बसपा का बसपा को जाएगा, वो स्लाइड थोड़ा बहुत होता है, और भाजपा का भाजपा को जाएगा। लेकिन सर्टेन परसेंटेज होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एकदम कोलैप्स कर जाएगा, वो नहीं होता है। तो वो 5-7%, 10% लोगों में यदि नाराजगी हो गई और उसको एनकेस कराने में अगर विपक्ष आगे बढ़ गया, तो स्थिति क्या बनेगी? और ये स्थिति है, मैं वही कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी जो भी कोशिश कर रहे हैं, वो केवल और केवल डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम उस स्थिति में आ जाएं। अब आप एक चीज देखिएगा कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर थी। अब हम जो 2026 में 25 में बैठे हैं, आज की तारीख में 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है शुरुआत में, क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की? आप देखिए, उनके जो समर्थक हैं, मैं उनको देख रहा हूं, हम एक्स पर देख रहे हैं, हम फेसबुक पर देख रहे हैं और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो डेडिकेटेड भाजपा का वोटर था, समर्थक था, वो भी इस पर सवाल उठाने के बाद अब तटस्थ हो गए हैं या उन्होंने पाला बदला है कुछ लोगों ने। और मैं फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि आप 27 में देखना, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी जिस तरीके से एक ब्रांड बन के पिछले चुनाव में उभर के आए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर, और अब जिस तरीके की लचर कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, और एम्प्लॉयमेंट में आप फ्लॉप हो चुके, आप एक बार घोषणा करते हैं कि हम 1,92,000 वैकेंसी निकालिए, कहीं ना कहीं चिंताजनक है। अब आपके पास, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब आने वाले समय में जाना चाहेगा। मुझे महिलाओं का वर्ग आप छोड़ दीजिए कि आप लारा दे रहे हैं कि हम 2,500 रुपए महीने देंगे, 3,000 रुपए महीने देंगे, लेकिन कितना वर्ग है उत्तर प्रदेश में? एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो काम करता है। तो ये स्थिति जो आपने हरियाणा में कर लिया, ये दिल्ली में आपने दे दिया कि भाई हम 2,500 देंगे, दे तो रहे नहीं है आप। तो वो सारे एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र में आप कम कर रहे हैं, उनमें छटनी करने लगे हैं, तो वो भी तो देख रही है ना दुनिया कि आपने क्या बोला था और क्या डिलीवर कर रहे हैं। जब तक आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है कि आप बहुत जल्दी मास में लोगों को, वोटर्स को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी कहते रहिए कि रगों में खूब सिंदूर दौड़ रहा है हमारी, और ये इकोनॉमी हो गई, इतने ट्रिलियन हो गई, 6 ट्रिलियन कर ली, क्या फर्क पड़ जाएगा? भारत में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, ये देखें ना। जापान से आप कंपेयर कर रहे हैं, जापान की पर कैपिटा इनकम को आप देखिए और भारत की पर कैपिटा इनकम को आप देखें, जमीन और आसमान का अंतर है साहब। वो चीज समझनी पड़ेगी। आप सोशल मीडिया में आ जाएं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, वन वे कम्युनिकेशन कर लें, उससे हासिल क्या होने वाला? नवीन जी, लेकिन फिर अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि इस समय बड़ी नाराजगी है और जाना है, वो खैर अभी 27 दूर है, तो क्या ये भाप रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल, जो अब वो चाहेंगी कि, या चाह रही हैं ये पार्टियां कि दबाव बना लो 27 में ज्यादा सीटें पाए? भाई 245 के ऊपर भाजपा के पास सीटें हैं, 13 ये भी जीती हुई है जी, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद जीते हुए हैं, तो फिर ये 6 राजभर भी हैं, ये लोग बढ़ाक मांगेंगे तो क्या 50 सीटें भाजपा छोड़ देगी जब वो 2 बार से फुल फ्लेजेड सरकार बना रही है अपनी दम पे?
नहीं, 2-3 चीजें होती हैं पुष्कर जी। देखिए, ऐसा होता है कि जब आप एक ग्लोरियस फेज में होते हैं, भारतीय जनता पार्टी 2014 में बहुत ग्लोरियस फेज में थी। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे थे जो किसी भी पार्टी के समर्थक रहे हों, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब की बार मोदी सरकार। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, बहुत अच्छी सीटें आई। उसके बाद 2019 में आपने कहा हमें मौका चाहिए, हमें पुलवामा शहीदों के नाम पर 1 वोट दीजिएगा, 1 वोट शहीदों के नाम। तो वो अपील आपने बहुत सेंसिटिवली टच की, ठीक है, आप कामयाब हो गए। अब आप उसके बाद पुलवामा पर आप कुछ कर नहीं पाए। जो आरडीएक्स आया, कहां से आया, आप आपको नवीन जी, बताना था, वो नहीं आज बता आप पाए। पता अब नहीं जनता क्यों के बीच में नहीं गए केंद्र सीधे। के राज्य नहीं के नहीं समय नहीं, केंद्र का मुद्दा ला रहे हैं, नहीं जब केंद्र राज्य के मुद्दे ऐसा पर नहीं बात हो रही नहीं है। अरे पुलवामा के बाद नहीं 22 नहीं में नहीं नहीं, जीते ना। पुष्कर जी देखिए, हमें याद है हैदराबाद के निकाय चुनाव जो हो रहे थे, वहां पर मेयर का चुनाव होता है तो अमित शाह जी वो कन्वेंसिंग करने जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी चले जाते हैं। आप निकाय चुनाव में जब कन्वेंसिंग करने जाते हैं और रैलियां करते हैं जाके, तो जब आपकी असफलताएं हैं वो भी तो जनता जानेगी ना, जान रही है ना। आप अगर जाएंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव चुनाव प्रचार करने, जाहिर है प्रधानमंत्री जी भी रैलियां करेंगे जाके, तो आपके ये मुद्दे भी तो जनता के बीच में आएंगे। दूसरी चीज आती है उत्तर प्रदेश का, जो आपने बात की, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर हो। देखिए, ओम प्रकाश राजभर अपॉर्चुनिस्ट हैं और वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे अब चुनाव की घड़ी नजदीक आएगी, कुछ बड़ा अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाती है, तो ये लोग, ऐसा नहीं है कि पूरी डेडिकेशन के साथ जुड़े रहेंगे या अपने हिस्से की हिस्सेदारी नहीं मांगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया था विधानसभा में ठीक है 2 या 3 सीटें 5 सीटों पर आप आ जाइए, बाकी सीटें हम संभालेंगे। ऐसा नहीं होगा। अब ये लोग डिक्टेट करेंगे। जितने भी सहयोगी दल हैं जो उत्तर प्रदेश में अपनी क्षेत्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका रखते हैं, देखिए ऐसा है कि अपना दल की एक अपनी भूमिका है, सुबह सभा की अपनी भूमिका है, निषाद पार्टी की अपनी भूमिका है। तो वो अपने क्षेत्र में तो कम से कम, अभी आप देख लीजिए पंचायत के चुनाव होंगे, त्रिस्तरीय चुनाव है, तो इनमें आपसी टकराव की स्थितियां मुझे लगता है बनेगी। वो इसलिए भी बनती है, छोटा चुनाव होता है कि एप्लीकेंट बहुत ज्यादा होते हैं, कार्यकर्ता बहुत ज्यादा होते हैं, लड़ना चाहते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता इस चुनाव में। तो किसी भी पार्टी के लिए अपनी टीम को मैनेज करना एक टफ टास्क हो जाता है। वो पहली चीज होती है। दूसरी चीज होती है कि भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो निर्दलीय पर्चे दाखिल करते हैं, निर्दलीय लड़ते ही है वो इस तरीके से। तब क्या स्थितियां बनती हैं, और अगर वो रिजल्ट और इस तरीके का टकराव हुआ, तो क्या ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद चिंतन नहीं करेंगे कि हमें विधानसभा में कैसे जाना है? फिर वो बड़ा बार्गेन करेंगे ना, वो कहेंगे भाई हमें 8 सीटें चाहिए, हमें 7 सीटें चाहिए, किसी को 10 सीटें चाहिए। वो स्थितियां भी बनेंगी। और जब वो स्थितियां, हमने तो वो दौर देखा है कि केशव देव जो आगरा के थे, महान दल जिनका हुआ करता है, वो भी बार्गेन कर लेते हैं। तो अभी भले ही कोई सीट उनके पास नहीं है, तो वो स्थितियां भी बनेंगी। फिर अभी आजाद समाज पार्टी भाजपा के सहयोग से वो आगे बढ़ के आए हैं और आज की तारीख में बसपा का एक विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो बसपा का विकल्प बन पाएंगे बहुत आसानी से। भाजपा का सहयोग है, तब तक उनको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। 52 54 मुकदमे उनके चंद्रशेखर आजाद के ऊपर भी दर्ज है। तो ये स्थितियां जनता समझती है, और मैं समझता हूं कि चलिए, ये जो परसीमन हो जाए, मैं बता रहा हूँ, परसीमन होने के बाद बहुत सारे दलों की भी स्थितियां बदलेंगी पुष्कर जी। चलिए नवीन जी, आपने बड़ा विस्तृत बताया कि बीजेपी के लिए पंचायत चुनाव से ज़्यादा चिंताजनक बात 27 है, इसलिए वो अभी पंचायत चुनाव पर बहुत जल्दी करेगी नहीं। लेकिन जिस तरीके से सहयोगी दलों ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए, तो कहीं सुबुगाहट है कि शायद हो जाए और या वो अपनी ताकत बता लें। और जैसा ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो विधायक ही नहीं लड़ सकते, सांसद ही नहीं लड़ सकते, वो पंचायत और गांव की सरकार बड़ी मजबूत सरकार होती है, वहां से बहुत कुछ तय होगा कम से कम उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं कि अखिलेश यादव भी क्या तैयारी करते हैं, और चुनाव के लिए वो 27 देखते हैं कि पंचायत चुनाव देखते हैं। लेकिन पंचायत का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।